हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आई बिलीव दैट। और घर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम भी इस वीडियो में पढ़ाई ही करेंगे और होगा तो साथ साथ थोड़ा सा फन भी करेंगे। वीडियो हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि बच्चे इसमें बोर ना हो, और बोर नहीं होगे ये मेरा विश्वास है, बिकॉज कंटेंट ही इतना अच्छा रहेगा इसमें कि बोर होगे ही नहीं। कंटेंट अच्छा रहेगा तो पूरी वीडियो देखेंगे तो नॉलेज गेन करेंगे। हमारा मेन एम क्या है? नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन होगी तो उस नॉलेज को हम आगे यूज करेंगे, विच विल बी हेल्पफुल इन आवर एग्जाम्स। एग्जाम चाहे बोर्ड का होगा, चाहे एग्जाम हमारे पास होगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, दोनों ही हम आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे दैट वाज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने लास्ट टाइम कुछ लॉज किए थे। अगर वो लॉज की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देखेंगे। आज हम कुछ और लॉज की बात करेंगे। हमने टोटल 6 लॉज की बात की थी लास्ट वीडियो में, 4 मैंने करवा दिए थे, 2 मैं अब करवाऊंगा। उन 2 के साथ साथ हम आगे भी कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसाक्स तो नाम हुआ साइंटिस्ट का, ठीक है। वो बात करता है गैसेस के वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास 2 गैसेस है, गैस ए है मेरे पास और मेरे पास गैस बी है। ये दोनों गैस मिलके बनाती है गैस नंबर सी। कंडीशंस जो यहां पे होंगी दैट विल बी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखिए, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे इस पूरी रिएक्शन के दौरान। अब अगर ए का एक्स वॉल्यूम यूज हुआ और बी का वाई वॉल्यूम यूज हुआ और सी का जेड वॉल्यूम फॉर्म हुआ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये जो एक्स रेशो वाई रेशो जेड होंगे दे विल बी सिंपल होल नंबर। तो ये है गे-लुसाक्स लॉ कि वो ही कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ gases that combine in a chemical reaction will be in a simple whole number। तो ये है डेफिनेशन ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। बहुत इजी है ना। इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है और मुझे मिल जाता है यहां पे H2O। इसमें हमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे इस कंडीशन में भी टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर इसका 4 ml है, इसका 2 ml है, तो इसके हमारे पास 4 ml फॉर्म होंगे। तो अगर मैं इसका रेशियो फाइंड आउट करता हूं दैट विल कम आउट टू बी 2:1:2। नाउ दैट इज सिंपल होल नंबर। क्लियर? So that is our गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। समझ में आ गया ना? नोट कर लेंगे फिर। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक समझ में आ गया था, बहुत अच्छी बात है, आ गया था। अब हम करेंगे इसमें एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का नाम आपने काफी बार सुना होगा, इस पर काफी मीम्स बनते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, लाइक दैट। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या है? ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम
of all gases contains equal number of molecules. ठीक है, सो इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कहता है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो बना था ना, वो उससे पहले एक और लॉ दी, उससे पहले एक और कंसेप्ट दिया गया था जिसे हम कहते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब एक वर्ड आया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है which is just presented, not prevented, which is just presented before the committee to watch or to basically उस पर ध्यान देने के लिए। बट एट द एंड ये देखा गया कि इसका जो कंसेप्ट था वो ट्रू नहीं था, तो इसे हाइपोथेसिस कहा गया। इस एवोगैड्रो का जो कंसेप्ट था वो ट्रू था, तो उसे लॉ बना दिया गया। दोनों का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम था। ये भी बात करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो एवोगैड्रो बात करता है मॉलिक्यूल्स की और बर्जीलियस बात करता है एटम्स की। तो बर्जीलियस का कंसेप्ट लॉ क्यों नहीं बन पाया उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास, तो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं यहां पे हाइड्रोजन, जिसे कंबाइन किया गया क्लोरीन के साथ और मुझे मिल जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर मैं इसको बर्जीलियस की फॉर्म्स में एटम्स के तौर पे लिखता हूं, तो ये H एटम, ये Cl एटम कंबाइन होके बनाते हैं HCl। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। तो ये है वन एटम, ये है वन एटम, और ये मुझे मिला यहाँ पे वन मॉलिक्यूल। Goes to atoms, when two atoms combine chemically, they form a molecule. Okay, that one molecule has two atoms, so I can write it as two atoms. So this is our chemical reaction. One atom of H combines with one atom of Cl gives two atoms of HCl. That is combined here basically. So one atom of H combined with one atom of Cl, that makes say two atoms. ओके, अब अगर मैं बर्जीलियस का हाइपोथेसिस इस पे अप्लाई करता हूं, तो कंडीशन जो मैं अब यहां पे कह रहा हूं वो है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो लेट्स से कि x ml पे HCl का एक एटम है मेरे पास, XML पे HCl का एक एटम है मेरे पास, तो उसी XML पे Cl का भी एक एटम होना चाहिए और H का भी एक एटम होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अगर XML पे HCl का एक एटम है तो Cl का होगा हाफ एटम और H का भी होगा हमारे पास हाफ एटम। नाउ बर्जीलियस का हाइपोथेसिस हमें हाफ एटम की ओर लेकर आ गया, एंड देयर इज नो सच थिंग एज हाफ एटम। इसी वजह से बर्जीलियस का कंसेप्ट लॉ ना बन के हाइपोथेसिस तक रह गया। समझ के सब बातें वाली? वेरी गुड। अब इसी लॉ को एवोगैड्रो प्रूव कर देता, इसी कंसेप्ट को वो बात करता है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, एग्जांपल फिर लेता हूं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइनिंग विद HCl मॉलिक्यूल गिविंग मी HCl, टू मॉलिक्यूल्स। तो ये है वन मॉलिक्यूल, ये है वन मॉलिक्यूल और ये है टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ध्यान दें, बर्जीलियस जो है ना वो हाफ एटम की बात करता है, इसीलिए इसका जो लॉ है वो लॉ ना बन के हाइपोथेसिस रह गया। यहां पर देखते हैं क्या होता है कि यहां पर भी मैंने कंडीशंस वही मानी है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेट्स से XML पे HCl का मेरे पास है वन मॉलिक्यूल, तो Cl2 का होगा मेरे पास हाफ मॉलिक्यूल।
और H का भी मेरे पास होगा हाफ मॉलिक्यूल, और हाफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 एटम। We can have 1 atom, right? We can have 1 atom. तो एवोगैड्रोस लॉ यहां पर वैनिश नहीं होता, इसलिए ये लॉ बना रह गया। बर्जीलियस हाफ एटम की बात कर गया तो उसका कंसेप्ट हाइपोथेसिस बन के रह गया। एवोगैड्रो पूरे एटम की बात कर गया तो उसका कंसेप्ट लॉ बन के रह गया। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आई होगी, तो इसे भी नोट कर लेंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है, जरा उनकी हम बात कर लेते हैं एक बार। पहली एप्लीकेशन में हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। वेपर डेंसिटी क्या होता है, इसको मैं शॉर्ट में VD कह देता हूं। हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ एनी गैस divided by density of hydrogen gas. That is called vapor density. Density of any gas divided by density of hydrogen gas. That is called vapor density. और ध्यान रखें इसमें कंडीशंस जो है वो जो कंडीशन मैंने एनी गैस के लिए ली है वही कंडीशन मेरे पास होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस के लिए। मतलब कंडीशन में टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो यहां पर आएगा मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, जो एनी गैस है, डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए सब बातें वाली? ओके, वेरी गुड। ओके, तो लेट अस से कि इन दोनों के मेरे पास इक्वल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आई हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ। तो इसका मतलब इन दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहां पे एवोगैड्रोस लॉ को लेके आया हूं। तो आई एम सेइंग दैट एनी गैस एंड हाइड्रोजन गैस हैज इक्वल मॉलिक्यूल्स. And if they have equal molecules, obviously they will have equal volumes. Clear to all or not? Okay. तो अब अगर वॉल्यूम्स इक्वल है तो वॉल्यूम्स कैन बी कैंसिल्ड आउट। तो ये बन जाएगा मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर और नॉट? ओके, वेरी गुड। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2U। अभी U क्या है इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। अगर मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास लिया तो मुझे मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा एनी गैस का भी। मतलब एनी गैस मतलब इट कुड बी एनी गैस ना, that can be oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, bromine, like that. तो अगर मैंने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास लिया तो मुझे एनी गैस का भी मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा और उसको मैं m कह देता हूं और आई विल से mg कह देता हूं टू बी स्पेसिफिक। तो अब इस चीज को मैं जरा एक बार यहां पे लिखना चाहूंगा। तो ये बनेगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो होगी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। अब एसटीपी क्या था उसके बारे में देखते हैं जरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्मो में आएगा, ये इक्विलिब्रियम में आएगा, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा,
ये 12th क्लास में भी आएगा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा। ओके, STP, एस का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड जो हम रेफरेंस के तौर पे मानेंगे उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसको मैं 273 केल्विन भी कह देता हूं। प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेयर। तो इस कंडीशन पे हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ गैस, और इस वॉल्यूम ऑफ गैस को निकालने के लिए मैं यूज करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन का। इस आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में। आई एम जस्ट राइटिंग की फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, इसके बारे में बात करेंगे। R is called gas constant और T is called temperature। गैस कांस्टेंट की बात हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंप्लीट डिटेल में। इस नंबर ऑफ मोल्स की बात हम करेंगे थोड़ी सी देर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेम्परेचर तो जानते ही हैं क्या है। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, प्रेशर है मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर है मेरे पास 273 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मोल मानूंगा और R की वैल्यू होगी 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, volume of gas comes out to be 22.4 liter and that is the volume of gas at STP। अब मेरे पास चाहे कोई मर्जी गैस हो, चाहे मेरे पास ऑक्सीजन गैस हो, चाहे मेरे पास नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, कोई भी गैस हो, अगर सभी के मेरे पास 1 मोल है और प्रेशर मेरे पास 1 ATM है और टेम्परेचर मेरे पास 273 केल्विन है, तो सभी गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर ही होगा। समझ के सब बातें वाली। अब मान लीजिए कि मैं प्रेशर को 1 ATM से चेंज करके 1 बार कर देता हूं। ध्यान रखेंगे जो बार होता है ना वो ATM से लेस होता है। इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम 22.7 लीटर। वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि जब गैस के ऊपर से प्रेशर आप कम कर देंगे तो वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दैट वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। इसे भी हम नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो टर्म्स कौन सी है आप देखते हैं। तो एक बात मैं और बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हमने अभी एसटीपी के बारे में बात करी, उसी तरह हमारे पास ना एनटीपी भी होता है और उसी तरह हमारे पास एसएटीपी भी होता है। यहां पे एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और इस केस में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। एसएटीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है बट प्रेशर होता है 1 बार के इक्वल। तो ये कंडीशंस हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अपने टर्म्स के ऊपर आते हैं। ये टर्म्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं बस उसको रिवाइज करवा रहा हूं यहां पे। तो टर्म हमारे पास है एटॉमिक मास। सभी इस डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे, मुझे पता है इस बात का क्योंकि काफी बहुत बच्चे होशियार है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास होता है, इट इज द मास ऑफ एन एटम
relative to the mass of carbon 12 taken as 1/12, कि कार्बन 12 का 1/12 पार्ट के रिलेटिव में जो उस एटम का मास होगा दैट विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ द एटम। समझ के सब बात ये वाली। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ऑक्सीजन है, मुझे ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, तो पहले मैं निकालूंगा रिलेटिव मास की वैल्यू, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास के साथ, जिससे मुझे मिलेगा एटॉमिक मास। ठीक है, तो मान लेते हैं ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो x है, दोनों का मिला के x ले लिया मैंने। कार्बन 12 का मास लेंगे, उसे 1/12 से डिवाइड करेंगे, मेरे पास एक वैल्यू आएगी y। ठीक है, अब अगर इस y वैल्यू को मैं x वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिलेगा मास ऑफ ऑक्सीजन। ये है हमारा मतलब एटॉमिक मास का। ठीक है, तो इट इज द मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 1/12। तो मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 1/12 वैल्यू y आई, उस वैल्यू y को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। x क्या है यहाँ पे? x यहाँ पे है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। उसी तरह मेरे पास होती है टर्म मॉलिक्यूलर मास। ये भी ऐसा ही है, इट इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 1/12। तो मास ऑफ मॉलिक्यूल रिलेटिव टू मास ऑफ कार्बन 12 taken as 1/12, that will be atomic mass, sorry that will be the molecular mass। इसको भी हम इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। समझ के सब बातें वाली? वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास आती है टर्म ग्राम एटॉमिक मास। तो इट इज द मास ऑफ एटम विच इज टेकन इन ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ एटम टेकन इन ग्राम्स। देखो ये जो मास है, इनकी जो वैल्यू आएगी ना वो यू में आएगी या फिर एएमयू में आएगी। अब यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास और एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक स्पेलिंग गलत हो गई। एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हम पहले यूज करते थे, आजकल हम यूज करते हैं यू, यूनिफाइड मास, जो कि इसके रिलेटिव है। उसी तरह यहां पर भी हम यूज करेंगे स्मॉल यू यूनिफाइड मास को, बट यहां पर जो यूनिट हम यूज करेंगे दैट विल बी ग्राम। तो अगर मैं 1 यू की वैल्यू लेता हूं तो दैट comes out to be 1.67 into 10 to the power -24 ग्राम। तो अब अगर मेरे पास किसी एटम का मास यू में आता है तो मैं उसको ग्राम में चेंज कर सकता हूं। अगर मैं उसको ग्राम में चेंज कर दूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल का मास यू यूनिट्स में आता है तो मैं उसको अगर ग्राम यूनिट में चेंज कर देता हूं तो दैट विल बी कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो उसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, so it is the mass of molecule taken in grams। समझ गए सब बातें वाली? फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 32 यू। यू इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास।
अगर मैं इसको ग्राम में चेंज करता हूं तो O2 हो जाएगा 32 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अब ये जो मास आया है इससे मैं कहूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लेंगे। एक बात मैं यहां लिखना भूल गए, x क्या है? x यहां पर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो x होगा यहां पे, ठीक है? ये बात भी लिख लेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ रहे हैं वो है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है ना वो हम आयोनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो बल्क में रहते हैं, वो जुड़े हुए रहते हैं। तो उस जुड़े हुए बल्क में से हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस स्मॉलेस्ट यूनिट का जो मास होगा उसे ही हम फॉर्मूला मास कहते हैं। अब जो मैंने शब्दों में कहा उसे मैं लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं NaCl की। अब NaCl ना एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड बनता है आयन से मिलकर। तो इसमें मेरे पास पॉजिटिव आयन होगा, इसमें मेरे पास नेगेटिव आयन होगा। अब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होंगे तो अगर यहां पर कोई पॉजिटिव आयन है तो उसके अराउंड नेगेटिव आयन भी होंगे, और नेगेटिव आयन है तो उसके अराउंड पॉजिटिव आयन भी होंगे। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक पूरा स्टैक क्रिएट होगा लाइक दैट। एक और बना देता हूं मैं यहां पे। अब इस स्टैक को देखें तो जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है इस पर ध्यान दें। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूनिट बनेगी, फॉर्मूला यूनिट दैट विल बी प्लस एंड माइनस। अब प्लस किसके लिए था? प्लस था सोडियम के लिए और माइनस था क्लोरीन के लिए। नाउ दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड। और इस यूनिट का जो मास होगा उसे मैं कहूंगा फॉर्मूला मास, सॉरी नॉट माल, फॉर्मूला मास। आई थिंक सभी को यह बात समझ में आई होगी। मैं एग्जांपल एक और देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। अब क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है तो इसके अराउंड हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। अब ये जो चीज लिखी है ना मैंने, इससे मैं फॉर्मूला यूनिट कहता हूं, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में, कैल्शियम क्लोराइड के पूरे कंपाउंड में जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही थी वो ये वाली थी। इट इज लाइक ए ब्रिक। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने की सबसे छोटी यूनिट क्या है? वो ब्रिक है, ईंट है। वो ईंट हम बार बार रिपीट करते हैं तो एक बिल्डिंग क्रिएट होती है। तो जो ईंट है वहां पे वो पूरी बिल्डिंग की फॉर्मूला यूनिट कहलाई जाती है। समझ गए बात? और उस फॉर्मूला यूनिट का जो मास है उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं। तो अगर ये CaCl2 फॉर्मूला यूनिट है और इसका अगर मैं मास कैलकुलेट करता हूं तो उस मास को हम कहेंगे फॉर्मूला मास। अब ये मास होगा U में, क्योंकि मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं। समझ गए बात सही वाली? तो अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो NaCl का मास होगा 58.5 U। और अगर मैं इसी मास को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये बनेगा 58.5 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। सो दिस इज नाउ कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला मास एंड दिस इज द ग्राम फॉर्मूला मास, जो कि हमारे पास ग्राम्स में आया। इसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए ना हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ठीक है?
ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, मैं यही चाहता हूँ, ताकि सबका इंटरेस्ट बना रहे शॉर्ट वीडियोस में, अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, और ये जो हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पूरी केमिस्ट्री में आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और कभी कभी ये मोल कंसेप्ट आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो इसको अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो फिजिक्स भी आपकी अच्छी हो जाएगी और केमिस्ट्री भी अच्छी हो ही जाएगी। क्लियर सभी को बात ये वाली? वेरी गुड। तो इतना ही है आज के लिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।